नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ। आज हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक समाज सेवी, समाज सुधारक हमारे साथ हैं, अश्विनी कुमार सिंह जी। आइए जानते हैं आज ये जंतर मंतर क्यों आए हैं और लगातार ये कहीं ना कहीं भारत के विभिन्न राज्यों में जो है भ्रमण कर रहे हैं। इनका क्या उद्देश्य है उस भ्रमण को करने का, यात्रा करने का, और यहाँ पे ये क्यों आए हैं ये भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अश्विनी कुमार सिंह जी, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है? ये जो हमारा देश में असमानता का वाहक, सारे जंजाल का जड़ भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था है और समाज को टुकड़ों में बांटने वाले जाति व्यवस्था, इसके खिलाफ मैं राष्ट्रव्यापी जनजागरण बनाने का उद्देश्य लेकर निकला हूं। हिंदुस्तान का हर एक राज्य, हर एक प्रांत में जाकर धरने में, नहीं तो भूख हड़ताल में बैठ रहा हूं। इसका 10 सितंबर 2022 में शुरू हुआ। मैं अपने गांव से, अपने राज्य से निकला हूं, फिर वहां से कलकत्ता में बुलाया, कलकत्ता में भी गए थे। जहां से शुरू किया वहां से मेरे कलकत्ता में किसी कारण बुलाया गया था, तो वहां भी गया हूं मैं। फिर उधर से चला गया बेंगलोर, कर्नाटक से गया कन्याकुमारी का उधर धरने में बैठा। फिर उधर से चला गया त्रिवेंद्रम, उधर धरने में बैठा। फिर उधर से चेन्नई से पांडिचेरी से हैदराबाद से फिर बेंगलोर से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से गया बॉम्बे से गया गुजरात, गांधीनगर, फिर वहां से बेंगलोर से फिर राजस्थान से अभी दिल्ली आया हूँ। जहां भी जा रहा हूँ धरने में बैठ रहा हूँ। फिर इसी कारण मेरा मांग है, क्या मांग है, क्यों बैठ रहे हैं आप, क्या उद्देश्य है आपके बैठने? मेरा मांग है केंद्रीय सरकार के पास कि जिन लोगों को संरक्षण दिया है सरकार ने, ये वर्ण व्यवस्था के खातिर जो लोग प्रभावित हुए उनको सरकार ने संरक्षण देकर रखा। मैंने क्या बोला, जो लोगों को संरक्षण दिया उनको यथार्थ रूप से सर्टिफिकेट के जरिए चिन्हित कर दीजिए कि ये लोग इससे प्रभावित हुए, हर एक परिवार को, ताकि उनको तकलीफ ना हो। फिर क्या कीजिए, ये सारे भेदभावपूर्ण जो व्यवस्था है, सारे जंजाल का जड़, असमानता वाहक वर्ण व्यवस्था और समाज को टुकड़ों में बांटने वाली जातिवाद व्यवस्था को एक बिल, संसद में एक बिल पास करके खत्म कर दीजिए। ये सबसे बड़ा काम है राष्ट्र के हित में, क्योंकि हिंदू कभी भी खुद को संगठित नहीं कर पा रहे। हम बांटे हुए छोटे छोटे टुकड़े में, ये देश के लिए खतरा है। भविष्य में देश को खतरा है अगर हम लोग बांटे हुए रहेंगे। अगर हम लोग सम्मिलित रूप से, संगठित रूप से रह पाओ हमारा परिवार, हिंदू परिवार में, तो और जो अल्पसंख्यक है ये भी हमारे साथ मिलजुल के चलेंगे, ये भी हमारे साथ प्यार से रहेंगे। व्यवस्था में बांटा किसने है? ये तो एक जाति व्यवस्था उस जमाने में समाज का जरूरत पड़ने पर हमारे समाज के शुभ चिंतकों ने यह व्यवस्था बनाया था। और इस वर्ण व्यवस्था और इस जातिवाद व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे जो विभिन्न धर्मग्रंथ है उसके साथ भी जुड़ा गया है। धर्मग्रंथ में ईश्वर लिख के नहीं भेजा, क्योंकि कोई भी धर्मग्रंथ दुनिया में नहीं है जो ईश्वर ने डायरेक्ट दे के गया, लो बाबा जी आप लोग। तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तो बांटा, स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही तो बांटा। देखिए, मैं इस तरह से किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अपमान करने से कोई बात का समाधान नहीं निकलेगा। मैं कोई वोट लेने के लिए तो काम कर नहीं रहा हूँ कि मेरे को किसी को छोटा करना, किसी को बड़ा करना। इससे आरक्षण पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, आरक्षण से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आरक्षण अलग मुद्दा और ये अलग मुद्दा। व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी तो फिर मैंने आपको क्या बताया, ये लोग प्रभावित हुए, जो लोग प्रभावित हुए जुगों से, उनके लिए हमारे को उनको संरक्षण देना ही पड़ेगा। क्योंकि माँ रूपी समाज ने समाज का एक श्रेणी को मन भर के अपना छाती का दूध पिलाया, जिससे उनका बुद्धि का बहुत अच्छा विकास हुआ, जो 90% लाने वाला जिसको समाज में कहता। और एक श्रेणियां जो है जिनको वो समाज को कुमंत्रण देने वाले जो लोग है, उनका कहने पर छाती का दूध नहीं पिलाया, जिससे क्या हो गया, उन लोगों का, एक मिनट में बात पूरा कर लो बेटा, उन लोगों का क्या हो गया, उन लोगों का बुद्धि का विकास नहीं हुआ, जिससे उन लोगों को 40% लाने वाला बोलता। ठीक है ना। तो इसमें क्या होना, जब तक इनका बुद्धि का विकास नहीं हो जाता, तब बुद्धि का जो और एक श्रेणी जिनको
छाती का दूध माँ ने नहीं पिलाया ठीक से, ठीक है ना। मतलब मेरा बोलने का अर्थ है शिक्षा से दूर रखा गया था एक श्रेणी को जुगों जुगों से दबा के रखने के लिए, ठीक है ना। तो जिसको दास कहा जाता कि हमारे लिए ये लोग दुनिया में आया है हमारे दासत्व करने के लिए, ये गलत परंपरा है, ठीक है ना। तो पूरी बात को आपने बोलना ठीक से नहीं दिया, ठीक है छोड़ो, आशा करता हूं सब समझ जाएंगे बात को। तो जब तक इनका बुद्धि का विकास नहीं हो जाता तब तक समाज का, हमारे देश का, हमारे सरकार का जिम्मेदारी है कि उनका वहन करे आरक्षण के रूप में। होने में अंतर नहीं समझते, एक बुद्धि का विकास आप शब्द का नहीं, बुद्धि का विकास उनका कराना हमारा देश का जिम्मेदारी, हमारा सरकार का जिम्मेदारी। शिक्षित हर एक को होना होगा। हाँ माँ, शिक्षित होने से नहीं बुद्धि का विकास नहीं होंगे। उनका शिक्षा इस तरह से देना ताकि वो भी 90% लाने में सक्षम बन जाए, और जब तक वो 90% लाने में सक्षम नहीं बन जाता तब तक इसका आरक्षण के रूप में इनका भार वहन करना ही पड़ेगा हमारे देश को, हमारे देश के सरकार को, हमारे समाज को। आज आप किस लिए बैठे हैं? मैं इस वक्त सरकार के पास यही दावी रखा हूं कि इन लोगों को जो आरक्षण जिनको दिया गया, इनको यथार्थ रूप से इनको सर्टिफिकेट प्रदान करने के जरिए इनको चिन्हित किया जाए हर एक परिवार को, ताकि किसी परिवार को तकलीफ ना हो। कोई ना बोले कि मेरा था लेकिन इसके वास्ते मेरा चला गया, ऐसे ना हो। कोई किसी का भी कोई सरकार के पास ये ना करे, ठीक है ना। फिर करने के बाद सरकार क्या करे, संसद में एक बिल लाए, बिल पास करके इस भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था को और ये समाज के टुकड़ों में बांटने वाले जातिवाद व्यवस्था को खत्म कर दे। यही मेरा मांग है सरकार के पास। हिंदू राष्ट्र बने? देखिए मैडम, अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो इससे ज्यादा खुशी के बाद हिंदू के लिए क्या हो सकता। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था, भेदभावपूर्ण असमानता वाहक सारे जंजाल का जड़ वर्ण व्यवस्था और समाज के टुकड़ों में बांटने वाले जातिवाद व्यवस्था को खत्म किए बगैर अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो ये भेदभावपूर्ण जो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सरकार का काम है कि इस वर्ण व्यवस्था और जातिवाद व्यवस्था को हमारा देश से खत्म करे, हमारा समाज से खत्म करे। मतलब सबको जो है इक्वल यस तो इक्वल उनकी जायदाद भी कर दी जाए ना, जिन पे ज्यादा है उनको, जिन पे नहीं है उसको दे दी जाए। बात समझ नहीं आया आपका मेरा। जिस पे जमीन नहीं है, जमीन का देखिए, जमीन प्रॉपर्टी का समानता का अलग बात है, वो आगे इस मोड़ तो समान होंगे ना सब। जरूर बेटा, वो बात सही है। मैंने क्या बोला, ये बताइए आप पहले आर्थिक आधार पर मिला है आरक्षण या जातिगत आधार पर मिला है आरक्षण? इन लोगों को फिलहाल तो जाति के आधार पर हुआ। जो लोग प्रभावित हुए ये जातिवाद और वर्णवाद के कारण जो लोग प्रभावित हुए, तो आज भी नहीं, ये लोग पिछड़ गए। ये बताइए आज भी नहीं हो रहा उनके साथ है कि अस्पृश्यता व्यवस्था को पूर्ववर्ती सरकार ने 8 मई 1958 को एक बिल पास कर, हिम्मत के साथ बिल पास करके खत्म किया। अभी फिर से जो सरकार है उनके पास मेरा आवेदन है, उन्होंने भी हिम्मत दिखाकर इस व्यवस्था, जो भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था जातिवाद व्यवस्था को खत्म करे। अगर नहीं होता तो हट जाए। हमारा देश में कोई लीडर का कोई कमी नहीं है, जिनके पास हिम्मत रहेगा वो करेंगे। जिस तरह से कश्मीर का समस्या को समाधान किया हिम्मत दिखाकर, उसी तरह से हिम्मत दिखाकर सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ये वर्णवाद और जातिवाद, इसको खत्म करे। लेकिन आज भी याद रखना, जो लोग अस्पृश्यता व्यवस्था के समर्थन में बात किया करता था वो लोग ये वर्ण व्यवस्था के समर्थन में भी बात करेंगे, क्योंकि उससे उन लोगों का बहुत सुगंध प्राप्त होता रहता है। जिन लोगों का घर परिवार चलता रहता है, ये तो वर्ण व्यवस्था के मतलब समर्थन में बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन लोगों का बात को तूल नहीं देना। हम देश के स्वार्थ में सोचना। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि संसद में जल्द से जल्द एक बिल पास किया जाए और ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए। इससे वो जो संरक्षण का कुछ भी लेना देना नहीं है। संरक्षण अलग विषय है, क्योंकि वो जुगों जुगों से पीड़ित लोगों को, सिर्फ जो पीड़ित है जुगों जुगों से, उन लोगों को संरक्षण दिया गया। इसीलिए संरक्षण का जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जनता से कुछ अपील करोगे? बस आप लोग जागना, पब्लिक को जागना बहुत जरूरी। आप आगे बढ़िए, मेरा इस राष्ट्रव्यापी अभियान को आप लोग समर्थन दे। मैं यहाँ से निकलकर अभी
बहुत राज्यों में जाना है, जैसे 2-4 नाम ले रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, ये सभी जाना मेरे को बाकी है। लेकिन क्या करूँ, आर्थिक हालात कमजोरी के लिए अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए तो मेरे को बंद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे माँ बहुत ही उम्र हो गया, बुलाया बेटा आओ करके, जाना ही नहीं हुआ। नजदीक आया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा जाके मिल के आ जाऊंगा, ठीक है ना। और बरसात भी आ रहा, तो हो सकता है कुछ दिन के लिए मेरे को इसको बंद रखना पड़े, लेकिन मैं इस अभियान को बंद नहीं करेंगे, ये चालू रखेंगे। और जरूरत पड़ने पर मैं कोर्ट में केस भी करूंगा इसके अगेंस्ट पे। अगर किसी को इससे पहले मेरे को समाज से हटाना है, दुनिया से हटाना है, तो हटा दे, नहीं तो क्योंकि मैं जब तक इस व्यवस्था में कुछ एक रास्ता निकल कर नहीं आता, मैं इस अभियान को चलाते ही रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और पूरे अपने स्वार्थ का बलिदान दिए बिना कभी देश के लिए कुछ करने नहीं होता, इसीलिए मैंने अपना स्वार्थ का बलिदान दिया हूं। मैं किसी से बलिदान नहीं पूछा हूं। मैंने आज 10 महीना से क्या क्या कर रहा हूं, कभी भूखा रहा हूं, कभी दिनों तक खाया नहीं हूं। झाड़ू मारने वाले ने वो लोग मेरे को खाना खिलाया, सर हमारे पास आधा खाना है, खाएंगे? हम लोग क्यों नहीं खाएंगे, दो माँ, लेकिन उन लोगों का खाना लेके खाया हूँ। इस तरह से हमने जीवन निर्वाह किया हूँ। कभी ऐसा भी बहुत दिन गया कि तबीयत खराब हो गया, सिर्फ 2 टाइम आइसक्रीम खा के रहा, एक बार दिन में, एक बार रात में, सिर्फ आइसक्रीम खाया और कुछ नहीं खाया। बाहर ही रहते हो? इतना दिनों से इस आंदोलन के लिए मैं बाहर हूँ। 10 सितंबर 2022 से मैं बाहर हूँ, अभी तक घर को नहीं गया। हमारा घर परिवार सब है, लेकिन किसी को न किसी को कुर्बानी 10 महीना हो रहा है माँ, 10 महीना हो रहा, तो किसी का न किसी को तो कुर्बानी देने ही पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं निकला हूँ। अगर हमारा देश का जनता ने कभी हमारे को सुयोग दे, हम इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तैयार हूँ, सिर्फ इस काम को हम रूप देने के लिए। मैं अगर करूंगा काम, तो मैं सिर्फ वो वोट पाने के लिए काम नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा सिर्फ हमारा जो राष्ट्रीय मुद्दा है इसको बराबर इसका सुलझाने के लिए, समाधान के लिए। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत बड़ी, या समाज की सेवा करना, मैं समाज का सेवा, लेकिन समाज का सेवा जो देख रहा हूं, इसको पास करने के लिए सबसे पहले वहां जाना बहुत जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि मेरा खाने का लाइन तो कट कर डाल रहा। जो लोग वर्ण व्यवस्था के समर्थन में बैठा है, जब से सुना है, जो सुनते रहता, मेरा खाने का लाइन तो कट करता रहता। समझ, इससे बड़ी बात क्या बोलूंगा। मैं बहुत सारे आश्रम में भी जाकर रुक रहा था, तो वहां मेरे को बहुत सारे मेरे को मतलब आदियों से मिलने का मौका मिला, जिन लोगों का देखा कि ये लोग इस तरह से नहीं जाता, मतलब वो लोग वर्ण व्यवस्था समर्थन में बात करते थे, तो उन लोगों को मेरा ये अच्छा नहीं लगता था। मैंने बहुत जगह देखा हूँ। अब इस विषय बात नहीं करना चाहता हूँ, सॉरी, माफ कर डालना अगर आप लोगों को बुरा लगा, माफी चाहता हूँ कि वो आपस की बात हो रहा था, डिस्कस। हाँ, तो जहां बोल रहा था मैं भी भूल गया हूँ कहाँ बात कर रहे थे। हाँ, तो मेरा उतना ही अपील है, आप लोग हमारे को समर्थन दे, ठीक है ना। लेकिन देखिए, ये जो वर्तमान में और एक समस्या, बड़ी समस्या है, वो है ये बढ़ती हुई जनसंख्या। इसको रुकना हमारा जो हिंदुस्तान का मतलब हित में है, बहुत जरूरी है इसको रुकना, ठीक है ना। बहुत जरूरी है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही हमारा देश का बंटवारा हुआ था, इसीलिए इस जनसंख्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के दिनों में हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का कोई लफड़ा नहीं है। हिंदू ये जो मंदिर मस्जिद ये सब तो एक दिखावा है, इससे कुछ भी लेना नहीं है। मेन मुद्दा जो है, जो हिंदुओं का मन में, जो मुसलमानों के लिए जो नफरत है, माफ करना, मुसलमान नाम ले लिया, माफ करना, सबको माफी मांगता हूं। अल्पसंख्यक मामले में जो नफरत है, उसका एक ही कारण है, अल्पसंख्यकों की बढ़ती हुई जनसंख्या। उनके उन्नति होने से किसी को कोई नफरत नहीं है, उनका उन्नति होने से किसी को कोई जलन नहीं है। अगर जलन है तो सिर्फ जो 2-4 आदमी है, जो लोग दादागिरी करते रहता समाज में, वो आपको भी डराता, हमारे को भी डराता रहता, उनसे उनको बुरा लगता। और जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि अल्पसंख्यक का बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए खतरा मानता हिंदू समाज। जो सच है उसको मैं बताया। अगर मैंने झूठ बोलता, फिर मैं एक झूठा बन कर रह जाता था। इससे अच्छा कि आप मेरे को कोई भी वोट मत दो, कोई भी मेरे को नेता मत बनाओ, लेकिन सच को सामने लाना, जो हमने समाज में सुना हो वही बात को आपके सामने रखा हो। बाकी तो एक झूठे नेता लोगों का बात हो जाता था। अगर मैंने चुपके ऐसे वैसे बोलता था तेल मारने के लिए, एक झूठा बात होता था। मैं झूठ बात नहीं करना चाहता हूँ। एक मुसलमान माँ जो है, अल्पसंख्यक जितना भी माँ है, सब मेरी माँ है, मेरी बहन है।